नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, नया कनेक्शन मिलने की समय सीमा की निर्धारित। हरियाणा सरकार का नया नोटिस 10 दिसंबर तक भेजनी होगी। ग्रुप सी के खाली पदों की जानकारी। भूकंप से दहली हरियाणा की धरती। रात 9:22 पर आया भूकंप का केंद्र सोनीपत के पास था। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मजबूत होगी स्वास्थ्य सेवाएं। खोले जाएंगे 330 नए उप स्वास्थ्य केंद्र। चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की अलग विधानसभा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रपोजल रद्द किया। सीएम सैनी को सलाह, मामला आगे न बढ़ाए। अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। सरकार ने कंपनियों को दी 90 दिन की डेडलाइन। चरखी दादरी जिले में ट्यूबवेल कनेक्शन को पहुंचे 200 ट्रांसफार्मर। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर। पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन इस महीने होने जा रही है खत्म। लोन सस्ते हो सकते हैं तो वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 10 रुपए तक घटे। आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। अब 6 दिसंबर तक कर पाएंगे अप्लाई। अंबाला से कई पैसेंजर ट्रेनें 28 फरवरी तक हुई रद्द। कोहरे को देखते हुए रेलवे का फैसला। दैनिक यात्रियों को होगी दिक्कत। और गेहूं के लिए वरदान साबित होगी ठंड। अच्छे उत्पादन के लिए इस समय करें यूरिया खाद का छिड़काव। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसके कारण फिलहाल उत्तरी हवाएं कमजोर हैं, लेकिन 2 से 3 दिसंबर के बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब फिर से बर्फीली हवाएं चलने लगेंगी। इसके असर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सर्दी तेज होगी। इस दौरान कई शहरों में शीतलहर चलेगी। उधर राजस्थान में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने झुंझुनू, सीकर जिलों में 3 से 4 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पहाड़ों की ठंड मैदानों का रुख करेगी, जिसका असर हरियाणा पर देखने को मिलेगा। प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत से ही धुंध की संभावना जताई जा रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह से ही तापमान गिरने की संभावना है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। जारी नई समय सीमा के तहत अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में उपभोक्ताओं को पूर्ण आवेदन जमा करने के 3 दिन के अंदर अंदर बिजली कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहीं नगर क्षेत्रों में बात करें तो यह कनेक्शन 7 दिनों के अंदर प्रदान किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इसमें बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इस बदलाव का उद्देश्य बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में अधिक तरलता लाते हुए उपभोक्ताओं को कम समय में अधिक संतुष्टि एवं राहत प्रदान करना है। हरियाणा में भिवानी की टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले में पिता संजय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सीबीआई ने मान लिया है कि यह मर्डर का केस है। लड़की ने आत्महत्या नहीं की है। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो इस बार कुछ नया खुलासा करके ही यहाँ से जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जांच एजेंसी ने बताया है कि दिल्ली एम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने रोहतक पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। दरअसल रोहतक पीजीआई ने मनीषा के पोस्टमार्टम के बाद सुसाइड का मामला बताया था। रोहतक पीजीआई में डॉक्टर के बोर्ड द्वारा जो पोस्टमार्टम किया गया था उसकी रिपोर्ट में मनीषा के शरीर में जहर मिला था। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। रोहतक पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंडल मित्तल ने बताया था कि मनीषा के शरीर से मोनोकॉर्डफोर्स नामक कीटनाशक जहर मिला। यही नहीं, शरीर पर कोई स्ट्रगल मार्क्स भी नहीं मिले। जहां तक जहर की बात है तो वह खिलाया गया या खाया गया ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने मनीषा का पोस्टमार्टम किया था। वहीं पिता संजय ने दावा किया है कि सीबीआई अधिकारी खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं कि जांच कहां तक पहुंची है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है। उन्होंने कहा है कि 4 से 5 दिन में अब ग्रामीणों के साथ मिलकर वे आगे की रणनीति तय करेंगे। संजय ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कहा है कि जल्दी ही वो कोई खुलासा करेगी, लेकिन कोई समय नहीं बताया गया है। हमें लगता है कि सीबीआई लगभग नजदीक पहुंच गई है और जल्दी ही खुलासा भी करेगी। साथ ही कहा गया है कि दिल्ली एम्स वाली रिपोर्ट, कॉल डिटेल व सुसाइड नोट मिलान की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन अभी खुलासा नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ सलाह दी है कि वे इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई न करें। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी यानी यूटी का ऐलान करने के लिए 131वें शोध बिल को वापस लेने के बाद पंजाब के लिए यह दूसरा बड़ा फैसला लिया है। यह मुद्दा तब चर्चा में आया था जब जुलाई 2022 में जयपुर में हुई उत्तरी जोनल काउंसिलिंग की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित
शाह ने हरियाणा की नई विधानसभा के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में यूटी प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने की सहमति जताई थी। ये जमीन चंडीगढ़ के IT पार्क के पास रेलवे लाइट पॉइंट के पास नजदीक है और इसकी कीमत तकरीबन 640 करोड़ रुपए आंकी गई। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ का मालिक कौन है ये केंद्र सरकार को खुद नहीं पता। केंद्र सरकार को चंडीगढ़ के बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार पहले ये बताए कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है या फिर नहीं। जब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो हरियाणा को भी हक है। आगे कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो विधायकों के लिए जगह चाहिए थी तो हमने ली थी। अब कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ तो कभी कुछ कह रहे हैं। स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार पहले फैसला करेगी चंडीगढ़ की स्थिति क्या है। पंजाब को चंडीगढ़ का मालिक नहीं है, दोनों राज्यों की राजधानी है। हरियाणा में सड़क नेटवर्क का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा क्षेत्र को नई सड़कों का तोहफा मिला है। इन सड़क मार्गों को चकाचक बनाने पर 7 करोड़ 42 लाख रुपए की धनराशि खर्च होने जा रही है और अगले 6 महीने में इनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से दर्जनों गाँव की आबादी को आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिल पाएगा और क्षेत्र के विकास को नई गति भी मिलेगी। आरती राव ने बताया कि धनौंदा से सीहोर तथा सुंदर से बवानिया तक नई सड़क बनाई जाएगी। इन सड़कों की हालत सुधारने से ग्रामीणों को जिला मुख्यालयों, सरकारी दफ्तरों, बाजार, स्कूल, कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचना आसान व सुरक्षित हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सड़क मार्ग किसी भी इलाके के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विकास की मजबूत कड़ी होती है। सड़कों की स्थिति अच्छी हो तो कृषि उत्पादों को मंडी तक पहुँचाना भी आसान हो जाता है। यदि किसी इलाके से हाईवे और एक्सप्रेस वे गुजरते हैं तो वहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की संभावना अधिक हो जाती है, जिससे कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया लेटर जारी किया गया है। जारी किए गए इस पत्र के मुताबिक सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ग्रुप सी क्लर्क के रिक्त पदों की नई मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पास न भेजें। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क के पदों पर प्रमोट किया जाएगा। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी विभाग ने पहले से क्लर्क की मांग पत्र हरियाणा SSC को भेज दिए है तो उसे तुरंत वापस ले लें। हरियाणा SSC को भी कहा गया है कि क्लर्क पदों पर कोई भी कार्रवाई न करे। हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी के खाली पदों के लिए मांग पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 15 नवंबर थी जो अब 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। सरकार द्वारा क्लर्क को छोड़कर बाकी ग्रुप सी के पदों की मांग पत्र भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सभी विभागों को क्लर्क के पदों को छोड़कर ग्रुप सी के अन्य खाली पदों की जानकारी 10 दिसंबर 2025 तक भेजनी होगी। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी बीच सूबे की नायब श्रेणी सरकार 330 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रही है ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जिला परिषदों के माध्यम से इन केंद्रों के भवन निर्माण का काम करवाया जा रहा है। बता दें कि अभी 255 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर है, जबकि शेष 75 केंद्रों के लिए टेंडर और अन्य अनुमोदन प्रक्रियाएं जारी है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा करवाना है। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर तकरीबन 55 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नए उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा और प्राथमिक उपचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सामान्यतः इन केंद्रों पर सहायिका नर्स, मिडवाइफ यानी ANM और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी MPHW तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब आधुनिक केंद्रों पर मध्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता यानी MLHP और साथ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की भी नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक केंद्र में 3 से 4 कमरे होंगे जहां ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ अन्य प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगे। इससे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तरफ से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS सहित कुल 7,948 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए दिल्ली पुलिस में कई पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक परीक्षाएं 16 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होंगी व 22 जनवरी 2026 तक चलेंगी। इस भर्ती में सबसे अधिक 6,078 पद MTS कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। 1138 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स यानी CBIC और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी CBN के तहत हवलदार के लिए तय किए गए हैं। बता दें कि प्रत्येक वर्ष पूरे देश से तकरीबन 30 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा के पैटर्न के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें सोल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया गया है। लिखित परीक्षा पास करने वालों को फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सभी चरणों को पार करने वाले उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन होगा।
गेहूं उत्पादक किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं गेहूं की फसल के लिए ठंड वरदान साबित हो रही है। किसानों व कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ठंड जितनी बढ़ेगी, गेहूं की पैदावार उतनी ही अच्छी रहेगी। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल के निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि भारत के उत्तर, पूर्व और मध्य इलाकों में बारिश का अनुमान है और IMD से प्राप्त पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले सप्ताह में तापमान सामान्य से नीचे जाने की उम्मीद है। नाइट्रोजन की खुराक का प्रयोग बुआई के 40 से 45 दिन बाद पूरा कर लेना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए सिंचाई से ठीक पहले यूरिया डालें। संक्रमित कल्लों को हाथ से चुनने और उन्हें नष्ट करने से छेदक का हमला भी कम हो जाता है। वहीं संक्रमण से बचने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों को विभाजित खुराकों में उपयोग करने की भी सलाह कृषि वैज्ञानिकों ने दी है। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अब कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के कर्मचारियों को नहीं निकाल सकती। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में 29 पुराने श्रम अधिनियमों को एकीकृत कर 4 श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इसमें मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 तथा उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 शामिल है। नई स्वास्थ्य संहिताएं 21 नवंबर से पूरे देश भर में प्रभावी हो चुकी हैं। अब सभी संगठन व असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और साथ ही वेतन की भुगतान सीमा भी लागू होगी। ओवर टाइम के लिए दोगुना वेतन का प्रावधान रखा गया है। वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा 50% तथा सभी कर्मचारियों को वेज स्लिप देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए ऑनलाइन निरीक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। इस बार दिसंबर के महीने में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसमें आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले ITR की आखिरी तारीख और SBI M-Cash सर्विस बंद होना भी शामिल है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 10.5 रुपए तक घटा दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। ये नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID से पैन जारी हुआ था। अगर आप समय पर लिंकिंग नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका असर ITR फाइलिंग, बैंक KYC, लोन लेने और सरकारी सब्सिडी पर पड़ेगा। RBI की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 3 से 5 दिसंबर तक चलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में RBI ब्याज दर पर 0.25% कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोन सस्ते होंगे और आपकी EMI भी घट सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक का है। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। वहीं 5 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए 1000 और बाकियों के लिए 5000 रुपए लेट फीस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की पॉपुलर M-Cash सर्विस बंद हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन SBI और योनो लाइट ऐप के जरिए पैसे भेजने और क्लेम करने के लिए थी। इसका मतलब है कि अगर आप इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो अब UPI, नेफ्ट या फिर IMPS जैसे तरीके अपनाने होंगे। वहीं 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 10 रुपए घटकर यानी 1580 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ईमेल या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। आवेदक के पास कंप्यूटर पर स्पीड टेस्ट के माध्यम से प्रति घंटे कम से कम 15,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। वहीं किसी भी उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 11 दिसंबर है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल यानी कि पहले से डाउनलोड मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया है कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या फिर डिसेबल नहीं कर पाएंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है।
टेक कंपनी Realme ने बजट सेगमेंट में एक नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ये Realme C75 का अपडेटेड वर्जन है। नया फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन और IP69 की रेटिंग के साथ आता है, यानी 6 मीटर गहरे पानी में गिरने और हाई प्रेशर वाटर जेट से पानी मारने पर भी फोन को कुछ नहीं होगा। इसके अलावा मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और 7000 mAh वाली बड़ी बैटरी जैसे फीचर से लैस है। कंपनी का दावा है कि 1% बैटरी पर फोन 9 घंटे का स्टैंड बाय बैकअप दे सकता है और 40 मिनट तक कॉलिंग की जा सकती है। वहीं स्मार्टफोन को भारत में 2 स्टोरेज वेरिएंट में उतारा गया है। इसकी शुरुआती कीमत 15,499 रुपए रखी गई है। फोन पतला और हल्का डिजाइन वाला है, जो एक हाथ से आसानी से इस्तेमाल करने लायक है। फोन का वजन 215 ग्राम है, जो लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक बनाता है। बिल्ड की बात करें तो फोन प्लास्टिक बैक पैनल के साथ आता है, सर्टिफाइड है, जिससे यह 2 मीटर तक की गिरावट को भी झेल सकने का दावा करता है। फोन 2 कलर ऑप्शन के साथ आता है। इसमें पीकॉक ग्रीन और पैरोट पर्पल कलर शामिल है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 27 अंकों की गिरावट रही और ये 26,176 पर क्लोज हुआ। इससे पहले शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 86,159 और निफ्टी ने 26,325 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट देखने को मिली। FMCG, फार्मा और फाइनेंस शेयर्स में गिरावट रही। वहीं ऑटो और IT शेयर्स में बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 2209 रुपए महंगा होकर 1,28,800 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी 10,821 रुपए महंगी होकर 1,75,180 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,981 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।